जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 14 मई को है। इसको देखते हुए आज से हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी भारतीय परिषद नियम 1892। अब नेक्स्ट देखते हैं 1892 में, और जान लेते हैं क्या क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें क्या हुआ, बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये हुआ था इसमें 1892। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1892। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी है ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई थी। इसमें और भी कुछ था कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, आइए तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए इसमें है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 में। 37 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवेयर थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। जो प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध था वो 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंदर स्थापित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित हुआ। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक कौन सा था? एक था हमारा रिजर्व और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहला दिया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा दिया है
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा दिया है केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता यह है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा ही, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण हो गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ये तो आप लोग जानते हैं, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया 1909। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3। भारत शासन अधिनियम 1919 जो था ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम, जिसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी अधिनियम 1919 के अधिनियम को कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया। कितनी श्रेणी में? 2 श्रेणी में। और वो 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? एक थी आरक्षित यानी रिजर्व, और एक थी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अंतर्गत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायकों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्रों और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। और ये तो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। ये व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो 1909। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन, यही वाला क्वेश्चन है। अब इसके आगे निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी साइमन मिशन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इन चारों में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ठीक है, 1919 हो गया। इसी ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये होगा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, तो ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसमें क्या था? द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई 1919 के द्वारा। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रथम बैठक से 5 वर्ष का इसकी अवधि है, कार्यकाल है। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी थी 3 वर्ष की अवधि थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, जिसमें से 100 निर्वाचित थे, 40 मनोनीत थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इस भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, ऑप्शन 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आइए इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों सही है। भारत में अब
लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। अब जानते हैं कि आईसीएस जो हमारा है उसका प्रारंभ कब किया। इंडियन सिविल सेवा भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ था 1854 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। स्थापना हुआ लंदन में हुआ। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित होने जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईएएस की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हो गई, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो अंतिम निर्वाचन जो था वो किस वर्ष में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में आयोजित किया गया। क्या? भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा, 1945। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123, ये याद रखिएगा। यहाँ से देख लेते हैं। आर्टिकल 123 दिया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। जानते हैं ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है और 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। 42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था क्या हुआ? चलाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत संविधान अधिनियम 1947। तो कौन सा है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं? ऑप्शन ए दिया है देश के लिए लिखित संविधान,
ऑप्शन बी दिया है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन सी दिया है एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन डी दिया है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना। इनमें से कौन सा सही है? आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से पहला ऑप्शन ए सही है। देश के लिए लिखित संविधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक है, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ है? तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया है। और अन्य जितने भी विकल्प हैं, ये विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये सब 1935 से रिलेटेड है। देश के लिए लिखित संविधान क्रिप्स मिशन में आया। क्रिप्स मिशन से लिया गया है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? ऑप्शन ए इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इनमें से किससे अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ किस ऑप्शन के अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ये थे हमारे क्वेश्चंस। ऐसे ही अगली टेस्ट सीरीज जल्द ही आएगी। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए और देखते रहिए। जितनी बार इसे देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आने पे हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए।